नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न टॉपिकों का हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। आज की इस क्लास में सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बनने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी मेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और विस्तार से इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं तथा सही आंसर जानने की कोशिश करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सरकारी बजट के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह पूछा गया सरकारी बजट किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है यह सरकार की अनुमानित वार्षिक आय तथा व्यय का विवरण है। बी, यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की वास्तविक आय तथा व्यय का ब्यौरा है। सी, यह पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सरकार की उपलब्धियों का संपूर्ण विवरण प्रदान करता है। डी, यह घरेलू अर्थव्यवस्था के भुगतान शेष की स्थिति को दर्शाता है। तो अगर सरकारी बजट की बात की जाए तो यह सरकार की अनुमानित वार्षिक आय तथा व्यय का विवरण होता है। तो ऑप्शन ए सही है। अगर परिभाषा के रूप में बजट को जाना जाए तो सरकारी बजट सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा अनुमानित व्यय का वह विवरण है जो स्थिरता के साथ समृद्धि को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। तो यह बजट की परिभाषा है। और ऐसे सिंपल अगर बात की जाए तो बजट जो है सरकार की वार्षिक आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। अगर बजट के इतिहास पर गौर किया जाए तो 1733 में पहली बार ब्रिटेन के राजा पोलपाल के वजीर फिलिप ने बजट प्रस्तुत किया था। और जिस समय पोलपाल द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था, बजट जो है वह हास्य का विषय था। भारत में 1860 में लॉर्ड कैनिंग के काल में, लॉर्ड कैनिंग भारत का फर्स्ट वायसराय भी था, तो लॉर्ड कैनिंग के काल में वित्त सचिव थे उस समय लॉर्ड कैनिंग के जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन ने लॉर्ड कैनिंग के काल में 1860 में बजट को प्रस्तुत किया था, जेम्स विल्सन ने। तो इसलिए भारत में जेम्स विल्सन को बजट का जनक भी माना जाता है। 1892 में इसके बाद बजट की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और 1892 में या 1892 के अधिनियम से बजट पर बहस करने की अनुमति मिली पहली बार। 1919 के अधिनियम में मत विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। लंबे समय तक बजट सामान्य बजट के रूप में पेश होता रहा। फिर क्या हुआ, 1921 में एजवर्थ कमेटी का गठन किया गया और 23 में एजवर्थ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा 24 में रेल बजट पेश करने की सिफारिश एजवर्थ कमेटी ने दी थी तथा 1924 में पहली बार रेल बजट आम बजट से अलग करके पेश किया गया। तो एजवर्थ कमेटी का गठन 1921 में हुआ तथा 1924 में प्रथम रेल बजट पेश किया गया। तो यह भी याद रखने वाली बात है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 2017 में रेल बजट को आम बजट में पुनः जोड़ दिया गया और उसे सामान्य बजट कहा जाने लगा। तो यह कुछ बातें रेल बजट और आम बजट के संबंध में जानने योग्य थी। अब इसके बाद जो फर्स्ट भारतीय व्यक्ति था जिसने प्रतंत्र भारत में पहली बार बजट पेश किया, 1945 में प्रथम बार जिस व्यक्ति ने बजट पेश किया उस व्यक्ति का नाम था लियाकत अली। तो लियाकत अली प्रतंत्र भारत में पहली बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है सन्मुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया। पहला बजट सन्मुखम चेट्टी द्वारा स्वतंत्र भारत में 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। तो यह बजट की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बातें थी। और
बजट की परिभाषा देते समय मुख्य रूप से 3-4 बातें याद रखनी हैं और उसी बातों से बजट की परिभाषा निकल के आ जाएगी। पहला एक वित्तीय वर्ष होता है, फिर सरकार होती है, आय का मतलब प्राप्ति और व्यय का जिक्र होता है, और जनता होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बजट की परिभाषा निकाली जा सकती है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सरकार अपने प्राप्ति तथा व्यय के जिस विवरण को जनता के सम्मुख रखती है उसे बजट कहा जाता है। तो बजट क्या है? एक वर्ष में किसी देश की सरकार अपनी प्राप्ति तथा व्यय के जिस विवरण को जनता के सम्मुख रखती है उसे बजट कहा जाता है। बजट के माध्यम से कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे बजट के माध्यम से जीडीपी समृद्धि, जो सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करके प्राप्त किया जा सकता है। तो सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किए जाते हैं तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में प्रावधान किए जाते हैं। इसके अलावा बजट के उद्देश्यों में उचित ढंग से संसाधनों का आवंटन किया जाने का प्रयास किया जाता है, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान किया जाता है, आय तथा संपत्ति का वितरण, संपत्ति तथा आय का न्यायपूर्ण वितरण सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता है, जो भारत जैसे कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य है। और आय तथा संपत्ति के विवरण के साथ साथ इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार क्या करती है? धनी वर्ग पर कर लगाकर निर्धन वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करती है तथा निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को न्यूनतम कीमत पर खाद्यान्न की पूर्ति करके बजट के उद्देश्य को प्राप्त करती है, जिसमें निर्धन वर्गों को एलपीजी कनेक्शन तथा मुफ्त राशन जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देकर संतुलित प्रादेशिक समृद्धि प्रदान करना बजट का मुख्य उद्देश्य है, जिसको प्राप्त करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना सरकार द्वारा की जाती है, जिससे पिछड़े क्षेत्रों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, व्यापारिक उतार चढ़ाव को संतुलित करके निवेश को बढ़ाना, जिससे क्या हो? आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सके, जो समृद्धि एवं विकास को गति प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से यह बजट की बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, सरकारी बजट के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? तो सरकारी बजट के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो आय और संपत्ति का पुनः वितरण, ठीक है, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करनी है, यह भी है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना, यह भी है। तो उपरोक्त सभी हैं बजट के जो उद्देश्यों में है, वह उपरोक्त सभी बजट के उद्देश्य हो जाएंगे। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक करेत्तर प्राप्ति है? तो करेत्तर प्राप्ति मतलब जो कर के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है। तो उपहार कर, तो उपहार कर है एक प्रकार सा, और कर लगाया जाता है, तो उपहार कर के माध्यम से प्राप्त होती है। बिक्री कर भी एक कर है और उत्पादन कर भी एक कर है। तो यह सभी एक कर है और दान कर का उदाहरण नहीं है। दान क्या है? करेत्तर प्राप्ति है, जो कर से नहीं प्राप्त होती है। तो 3 का सही आंसर है दान। तो राजस्व प्राप्तियां 2 प्रकार से प्राप्त की जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा, एक तो कर राजस्व प्राप्तियां और दूसरा गैर कर राजस्व प्राप्तियां। तो कर राजस्व प्राप्तियों में क्या क्या शामिल किया जाता है? कर राजस्व प्राप्तियों में मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से प्राप्त होने वाले राजस्व को शामिल किया जाता है, जिसमें आयकर, निगम कर, संपदा शुल्क, उपहार कर, सीमा शुल्क, उत्पाद कर, जीएसटी को शामिल किया जाता है। अगर अप्रत्यक्ष करों की बात की जाए तो उसमें अप्रत्यक्ष करों में वैट या मूल्यवर्धित कर, सीमा कर, उत्पाद कर, बिक्री कर, सेवा कर एवं मनोरंजन कर जो हैं अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हैं। करेत्तर या गैर कर राजस्व प्राप्तियों में शुल्क, जुर्माना, एस्चीट, शुल्क, जुर्माना, एस्चीट
एस्टेट वह राशि होती है जिस संपत्ति का कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होता है, ऐसी संपत्ति को एस्टेट कहा जाता है। तो एस्टेट जो है, एस्टेट एक प्रकार की गैर कर राजस्व प्राप्ति है। इसके अलावा विशेष अंकन, सरकारी उद्यमों से प्राप्त आय, 3G, 4G और 5G जैसे स्पेक्ट्रम की बिक्री से प्राप्त आय तथा अनुदान एवं दान जो है, यह गैर करेत्तर राजस्व के स्रोत हैं, जो कर के माध्यम से नहीं, बिना कर के माध्यम से सरकार को प्राप्त होती हैं। तो गैर करेत्तर राजस्व में शुल्क, जुर्माना, एस्टेट, विशेष आंकन या सरकारी उद्यमों से प्राप्त आय, 2G, 3G, 4G, 5G स्पेक्ट्रम से प्राप्त राजस्व या प्राप्त आय, अनुदान एवं दान को गैर कर राजस्व में शामिल किया जाता है। और जितने भी कर से प्राप्त आय है उन सबों को कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील कर वह है जो, क्या है प्रगतिशील कर? तो प्रगतिशील कर व्यक्ति की आय बढ़ने पर घटती दर से वसूल किया जाता है। व्यक्ति की आय बढ़ने पर बढ़ती दर से वसूल किया जाता है। और व्यक्ति की आय स्थिर प्रतिशत होती है, व्यक्ति की आय का स्थिर प्रतिशत होती है, इनमें कोई नहीं। तो प्रगतिशील कर वह कर है जो व्यक्ति की आय बढ़ने पर घटती दर से वसूल किया जाता है। आय बढ़ने पर घटती दर से वसूल किया जाता है, ऐसे कर को क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर कहा जाता है। कर की प्रणालियों में प्रगतिशील कर, आनुपातिक कर, प्रतिगामी कर एवं अधोगामी कर तथा मूल्यानुसार एवं विशिष्ट कर को शामिल किया जाता है। इन सब करों के बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है एग्जाम में। प्रगतिशील कर किसे कहते हैं जान लेते हैं पहले। प्रगतिशील कर, तो जब कर आधार में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर कहते हैं। या व्यक्ति की आय बढ़ने पर कर जो है बढ़ती दर से लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बी है, बी इसका सही आंसर है 4 नंबर क्वेश्चन का। तो यह आरेख है प्रगतिशील कर का आरेख। इसमें क्या बताया गया है? ये एक्स अक्ष पर कर आधार 0 और वाई अक्ष पर कर की दर है। अगर कर आधार या प्रारंभ में कर 100 रुपये है तो कर की दर 10% है। कर जब बढ़ के 200 रुपये हो गया तो कर की दर बढ़ के कितनी हो गई? 30%। कर आधार जब बढ़ के 300 रुपये हो गया तो कर की दर बढ़ के हो गई 30%। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, कर आधार या कर राजस्व में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे कर की दर में भी वृद्धि हो रही है। तो प्रगतिशील कर व्यक्ति की आय बढ़ने पर बढ़ती दर से वसूल किया जाता है। इसके अलावा प्रतिगामी कर, प्रतिगामी कर जब कर आधार बढ़ता है तथा कर की दर घटती है तो उसे प्रतिगामी कर कहा जाता है। यह एक्स अक्ष पर कर आधार और वाई अक्ष पर कर दर को लिया गया है। तो इसमें क्या है, जब कर आधार बढ़ता है, कर आधार 100 रुपये, अब तब कर की दर मान लेते हैं कि 30% थी। अब कर आधार बढ़ के हो गया 200 रुपये तो कर की दर घट के कितनी हो गई? 20% हो गई। कर आधार बढ़ के हो गया 300 रुपये तो कर की दर घट के 10% हो गई। तो जैसे जैसे व्यक्ति की आय या कर आधार बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो रहा है? कर की दर क्या हो रही है? घटती जा रही है। इससे या प्रतिगामी कर से जो है अमीरों पर कम कर लगने से बचत की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इससे गरीबों से सरकार ज़्यादा कर वसूल लेती है। इससे गरीबों में भी बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे बलात् बचत कहा जाता है। तो प्रतिगामी कर सामाजिक एवं न्याय की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इसे उचित माना जाता है। इसके अलावा जो कर के प्रणालियों में है वह आनुपातिक कर है। आनुपातिक कर किसे कहा जाता है? तो ऐसा कर जब कर आधार में वृद्धि के साथ कर की दर स्थिर रहे तो उसे क्या कहते हैं? आनुपातिक कर कहा जाता है। जैसे कर आधार में वृद्धि हो रही है, 100 रुपये कर आधार था, 200 हुआ, 300 रुपये हुआ, और कर की दर 10% है।
तो इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया आनुपातिक कर। और भारत में निगम कर जो है आनुपातिक कर का अच्छा एग्जाम्पल माना गया है। इसके अलावा अधोगामी कर, तो अधोगामी कर किसे कहा जाता है? जब कर आधार में वृद्धि के साथ साथ कर की दर बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद कर आधार में वृद्धि पर भी कर आनुपातिक हो जाता है। जैसे कर आधार बढ़ा तब कर की दर क्या हो रही है? एक सीमा तक बढ़ी। यह कर आधार बढ़ने पर कर की दर एक सीमा तक बढ़ी। इसके बाद क्या हुआ? कर जो है कर आधार बढ़ता गया, लेकिन कर जो हो क्या है वह आनुपातिक हो गया। तो ऐसे कर को क्या कहा गया? अधोगामी कर कहा गया, अधोगामी कर। और भारत में आयकर अधोगामी कर का एग्जाम्पल है। तो यह कर की कुछ प्रणालियाँ थी। 4 प्रणाली हैं, जिसमें प्रगतिशील कर, आनुपातिक कर, प्रतिगामी कर और अधोगामी कर को शामिल किया गया है। इसके अलावा जब वस्तु पर कर उसके मूल्य के अनुसार लगाया जाता है तो उसे मूल्यानुसार कर कहा जाता है। और जब वस्तु पर कर उसके रंग रूप आकार के आधार पर लगाया जाता है तो उसे विशिष्ट कर कहा जाता है। तो यह सब कर की कुछ प्रणालियाँ थीं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। जिस संपत्ति का कोई कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी नहीं होता है, उस संपत्ति से सरकार द्वारा अर्जित की गई संप्राप्ति या राजस्व को कहते हैं दान एस्टीट कहा जाता है। जिसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होता है या वारिस नहीं होता है, तो ऐसी संपत्ति को एस्टीट कहा जाता है। एस्टीट बी ऑप्शन में है, बी सही है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन। एक कर जिसका भार दूसरे के ऊपर डाला जा सकता है उसे कहते हैं। तो एक कर जिसका भार दूसरे के ऊपर टाला जा सकते हैं या डाला जा सकता है, तो ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जो दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा सके या टाला जा सके। ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कर एवं प्रत्यक्ष कर के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। क्या है प्रत्यक्ष कर, क्या है अप्रत्यक्ष कर, और कौन कौन से करों को प्रत्यक्ष कर में शामिल किया गया है तथा कौन कर को अप्रत्यक्ष कर में शामिल किया गया है, इसको भी डिटेल से जान लेते हैं। प्रत्यक्ष कर पहले जान लेते हैं। प्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है वही व्यक्ति वास्तविक रूप से जब कर का भुगतान कहा जाता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे गवर्नमेंट है, सरकार है और ए व्यक्ति है। ए व्यक्ति पर अगर सरकार लगा रही है कर, तो यही व्यक्ति क्या कर रहा है? सरकार को कर दे रहा है। तो ऐसे कर को क्या कहा गया है? प्रत्यक्ष कर कहा गया है। प्रत्यक्ष कर में कर और सरकार के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता है, तो ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। या कह सकते हैं जिस कर का कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। या इस प्रकार से कहा जा सकता है जो कर विवर्तन योग्य नहीं होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर एवं स्टेट ड्यूटी कर जो है यह प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हैं। अब अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है उस व्यक्ति द्वारा कर न दिया जाए बल्कि दूसरे पर टाल दिया जाए, तो ऐसे कर को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। या जिस कर के बीच या कर दाता और सरकार के बीच जब बिचौलिया होता है तो उसी बिचौलिए के मध्य जब कर का वहन किया जाता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? ए व्यक्ति पर टैक्स लगा रही है। ए व्यक्ति क्या कर रहा है? बी पे टैक्स टाल दे रहा है और बी सी पर टाल दे रहा है, और अंतिम रूप से सी जो है कर का वहन कर रहा है। तो ऐसे कर को क्या कहा गया है? अप्रत्यक्ष कर कहा गया है। जिस कर का कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्ति पर होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहा गया है, और जिस कर का कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहा गया है। कराघात क्या है? सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है उसे कराघात कहा जाता है, और करापात कर का अंतिम मौद्रिक मूल्य करापात कहलाता है, और कर का प्रारंभिक मौद्रिक मूल्य
कराघात कहलाता है। इस प्रकार से भी करापात एवं कराघात को बताया जा सकता है। इसके अलावा अगर अप्रत्यक्ष कर की बात की जाए, जो कर विवर्तन योग्य होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, और जो कर विवर्तन योग्य नहीं होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अगर अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल में सीमा कर, उत्पाद कर, बिक्री कर, सेवा कर, मनोरंजन कर, इसके अलावा 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी तथा इसके जीएसटी के पहले वैट, यह सब कर जो हैं अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हैं। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, एक कर जिसका भार दूसरे के ऊपर डाला जा सकता है उसे कौन सा कर कहा जाता है। तो जो कर दूसरे पे टाला जा सकता है या जिस कर का कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। और सीमा कर, उत्पाद कर, सेवा कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, जीएसटी, वैट जो है अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल है। तो ए सही है, 6 का सही आंसर ए है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, वह कर जिसका भार या कराघात उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है कहलाता है। तो कराघात एवं करापात जिस व्यक्ति पर पड़ता है, जिस पर लगाया जाता है, तो ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। प्रत्यक्ष कर की परिभाषा, वह कर जिसका कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, या जौन से कर विवर्तन योग्य नहीं होते हैं उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। या कह सकते हैं सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है मुख्य रूप से वही व्यक्ति कर का वहन करता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे आयकर, निगम कर, निगम कर जो फैक्ट्रियों के लाभांश पर लगाया जाता है, और आयकर व्यक्ति की वास्तविक या व्यक्तिगत आय पर लगाया जाता है। संपत्ति कर और स्टेट ड्यूटी कर, यह सब कर जो हैं प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, वह कर जिसका भार या कराघात उसी व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो 7 का सही आंसर है बी। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो संपत्ति कर, संपत्ति कर सीधे जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति वहन करता है तो यह प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। आयकर, आयकर भी जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही अदा करता है। और उत्पाद कर, उत्पाद कर जो है उत्पादक दूसरे व्यक्ति पे टाल देता है तो उत्पाद कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा में यही बताया गया है कि सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है, कर उस व्यक्ति द्वारा ना अदा करके बल्कि दूसरे पर टाल दिया जाता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जिसमें उत्पाद, सीमा, सेवा, बिक्री, मनोरंजन, जीएसटी, वैट इत्यादि करों को अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही वहन करता है तो आयकर प्रत्यक्ष कर है। उत्पाद कर या उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर यह भी अप्रत्यक्ष है। उत्पाद, सीमा यह सभी अप्रत्यक्ष हैं। सिर्फ और सिर्फ आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है। तो 9 का सही आंसर ए है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, वह कर जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। निगम लाभ कर, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर, मूल्य वृद्धि कर, इनमें से कोई नहीं। तो वह कर जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है उस कर को मूल्य वृद्धि कर कहा जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स जिसे वैट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से सी सही है 10 का आंसर। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, उपहार कर एक कागजी कर है क्योंकि यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह राजस्व आय के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। तो उपहार कर जो है यह राजस्व आय के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है और बिल्कुल समाप्त प्राय है। तो सी सही है, राजस्व आय के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है उपहार कर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी करेत्तर प्राप्ति नहीं है। करेत्तर प्राप्ति नहीं है
शुल्क, जुर्माना, उपहार कर, अनुदान एवं दान। तो अनुदान एवं दान जो है करेत्तर प्राप्ति है, जुर्माना भी करेत्तर प्राप्ति है, उपहार कर जो है एक प्रकार का कर है, तो उपहार कर करेत्तर प्राप्ति नहीं है। अगर सरकार की कर से प्राप्त राजस्व एवं करेत्तर प्राप्त या गैर कर से प्राप्त राजस्व के स्रोतों की बात की जाए तो आयकर, निगम कर, संपदा शुल्क, उपहार कर, सीमा शुल्क, उत्पाद कर, जीएसटी, वैट इत्यादि करों को सरकार की कर राजस्व प्राप्ति के स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। तो उसमें उपहार कर जो है यह कर राजस्व प्राप्ति का स्रोत है। इसके अलावा अगर गैर कर राजस्व के स्रोतों की बात की जाए या करेत्तर राजस्व स्रोतों की बात की जाए तो करेत्तर राजस्व स्रोतों में शुल्क हो गया, जुर्माना हो गया, अनुदान एवं दान हो गया, एस्चीट हो गया। एस्चीट ऐसी संपत्ति जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होता है, उसे एस्चीट कहा जाता है। तो जुर्माना हो गया, अनुदान हो गया, एस्चीट हो गया, विशेष आंकन हो गया, सरकारी उद्यमों से प्राप्त आय हो गई, अनुदान एवं दान हो गया, तथा 2G, 3G या 4G, 5G स्पेक्ट्रम से प्राप्त जो राजस्व होता है इन सब राजस्वों को करेत्तर राजस्व की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका 12 का सही आंसर जो है वह हो जाएगा उपहार एक प्रकार का कर है। बाकी A, B और D जो ऑप्शन में दिए गए हैं यह करेत्तर प्राप्तियां हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार के बजट में निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय का भाग है? राजस्व व्यय का भाग है ब्याज का भुगतान, सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुएं, सरकार का वेतन बिल, उपरोक्त सभी। तो भारत सरकार के बजट में कौन सा राजस्व व्यय का भाग है? तो यह सभी जो हैं राजस्व व्यय के भाग के अंतर्गत रखे गए हैं। राजस्व व्यय की अगर बात की जाए तो राजस्व व्यय से तात्पर्य सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न देयता में कमी आती है। न सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न देयता में कमी आती है। तो राजस्व व्यय में किन किन मदों को शामिल किया जाता है? तो ब्याज भुगतान, सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुएं, आर्थिक सहायता, सरकार का वेतन बिल, केंद्र से राज्यों को दिया गया अनुदान जो है यह सब राजस्व व्यय की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो राजस्व व्यय क्या है? ऐसा व्यय जो एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है और ना ही सरकार की देयता में कमी आती है। तो ऐसे कर राजस्व व्यय कहा जाता है। अगर पूंजीगत व्यय की बात की जाए तो पूंजीगत व्यय से तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है या जो देयता में कमी लाता है। तो पूंजीगत व्यय जो है सरकार की परिसंपत्तियों को बढ़ाता है तथा देयता में कमी लाता है। तो ऐसे व्यय को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे भूमि और भवन पर व्यय, मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय, शेयरों की खरीदारी पर व्यय, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों या राज्य निगमों को दिए जाने वाले ऋण जो है वह पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में जो है राजस्व व्यय का भाग पूछे गए थे। तो राजस्व व्यय के स्रोतों में ब्याज भुगतान, सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुएं, सरकार का वेतन बिल, आर्थिक सहायता जिसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति पर होने वाले व्यय राजस्व व्यय के उदाहरण हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सभी अनुदान राजस्व व्यय के अंतर्गत रखे जाते हैं। एक राजस्व व्यय में एक महत्वपूर्ण व्यय है जिसमें सरकार के वेतन बिल
को राजस्व व्यय की श्रेणी में रखा जाता है। और यह कभी कभी पूछ लेता है कि सरकार का राजस्व, सरकार का जो वेतन बिल है, वेतन बिल पर जो व्यय है, उस व्यय को किस व्यय में रखा जाता है। तो सरकार के जो वेतन पर व्यय के बिल को जो है वह राजस्व व्यय की श्रेणी में रखा जाता है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इस प्रकार से 14 का सही आंसर जो है, 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है वह डी है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वह प्राप्तियां हैं जिनसे, तो पूंजीगत प्राप्तियों में देयता उत्पन्न होती है और परिसंपत्तियां कम होती हैं। देखिए, यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की देयता उत्पन्न होती है। जितना ही सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि होगी, उससे सरकार की देयता उत्पन्न होती है, सरकार की देनदारियों में वृद्धि होती है और सरकारी परिसंपत्तियों में कमी आती है। परिसंपत्तियां नहीं बढ़ती हैं पूंजीगत प्राप्तियों से, लेकिन पूंजीगत व्यय से सरकार का जो व्यय है उसमें पूंजीगत व्यय से परिसंपत्तियों में सरकार के वृद्धि होती है तथा देयता भी कम होती है। और पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की देयता बढ़ती है तथा परिसंपत्तियां कम नहीं होती हैं। अगर पूंजीगत प्राप्तियों की बात की जाए तो पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों से जो वसूली मिलती है उसको पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। उधार तथा अन्य देयताओं को पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। उधार तथा अन्य देयताओं में सामान्य जनता से लिया गया उधार, जिसे बाजार से लिया गया उधार भी कहा जाता है, आरबीआई से उधार तथा शेष अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लिया गया उधार जो है वह सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल होता है। ऋणों की वसूली भी पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल होती है तथा विनिवेश से प्राप्त आय भी पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, विनिवेश से प्राप्त आय किसमें शामिल किया जाता है, पूंजीगत आय में या राजस्व आय में या पूंजीगत प्राप्ति में। तो विनिवेश से प्राप्त आय जो है वह पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना कि विनिवेश से प्राप्त आय किस प्राप्तियों में रखा गया, तो पूंजीगत प्राप्तियों में रखा गया। इसी प्रकार से सरकार के जो वेतन बिल हैं उन बिलों को किस में रखा गया था, तो सरकार का जो वेतन बिल है, वेतन बिल को राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा गया था। तो इसका सही आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का, पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वह प्राप्तियां हैं जिनसे देयता उत्पन्न होती हैं और परिसंपत्तियां कम होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों से देयता में वृद्धि होती है तथा परिसंपत्तियां कम होती है। तो ए तथा बी दोनों सही हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी हैं। अब देखिए, पूंजीगत प्राप्तियां पूछा गया है तो ऋणों से वसूली, उधार, उपरोक्त सभी। तो अभी हम लोग जाने कि पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की देयता उत्पन्न होती है, मतलब देयता में वृद्धि होती है तथा सरकारी परिसंपत्तियां कम होती हैं। सरकारी परिसंपत्तियों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है पूंजीगत प्राप्तियों से। तो ऋणों की वसूली से सरकार की परिसंपत्तियां किसी प्रकार से नहीं बढ़ेंगी, उधार से भी सरकार की परिसंपत्तियां नहीं बढ़ेंगी और विनिवेश से सरकार की जो परिसंपत्तियां हैं, सरकारी परिसंपत्तियां वह कम हो जाती हैं। तो ऋणों से वसूली, उधार एवं विनिवेश, इन सब को पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। तो उपरोक्त सभी सही है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय सरकार का वह अनुमानित व्यय है जो सरकार की, ऑप्शन ए परिसंपत्ति में वृद्धि करते हैं, ऑप्शन बी देयता को कम करते हैं। ए तथा बी दोनों सही हैं, परिसंपत्ति तथा देयता को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो पूंजीगत व्यय सरकार का वह अनुमानित व्यय है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करते हैं तथा देयता को कम करते हैं। पूंजीगत व्यय की अगर परिभाषा की बात की जाए तो पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार की उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करते हैं तथा देयता में कमी करते हैं, जैसे भूमि और भवन पर व्यय, मशीन तथा उपकरणों पर व्यय, शेयरों की खरीद एवं बिक्री पर व्यय। यह भी ध्यान रखने वाली बात है, शेयरों की खरीद एवं बिक्री पर व्यय जो है पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों या राज्य निगमों को
दिया जाने वाला व्यय जो है पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा विनिवेश से प्राप्त आय पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत रखा जाता है। अगर संक्षिप्त रूप में सरकार के बजट की बात की जाए, सरकारी बजट और बजट में जो बजट प्राप्तियां और बजट व्यय है, प्राप्तियां और व्यय, इनमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां आती हैं, तथा पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत ऋणों की वसूली, उधार तथा देयता और विनिवेश से प्राप्तियां आती हैं। इसी प्रकार से राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन, बिल का भुगतान, ब्याज भुगतान, आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा पर होने वाला व्यय शामिल किया जाता है, तथा पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि, भवन, मशीन, उपकरण, शेयर बाजार से शेयरों की खरीद आदि पर होने वाला व्यय जो है पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय से, कि विनिवेश को किसके अंतर्गत रखा जाता है और वेतन बिल को किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो विनिवेश को पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है तथा वेतन बिल को राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोनों बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ें हैं और ध्यान रखने वाली बात है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय उनकी बजट प्राप्तियों से कम होता है, उनकी बजट प्राप्तियों से अधिक होता है, उनकी बजट प्राप्तियों के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय जो है उनकी बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। तो जब सरकार का बजट व्यय बजट प्राप्तियों से अधिक होता है, मतलब व्यय ज़्यादा होता है और प्राप्तियां कम होती हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, बजट घाटा कहा जाता है। बजट घाटा, जब जिसमें व्यय ज़्यादा होता है और प्राप्तियां कम होती हैं, तो ऐसी स्थिति को बजट घाटा कहा जाता है। 3 प्रकार की यह स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं, संतुलित बजट की स्थिति, घाटे का बजट और बजट का बजट। प्राप्तियां बराबर व्यय हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, संतुलित बजट कहा जाता है। जब प्राप्तियां कम हो और व्यय ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति को घाटे का बजट कहा जाता है, और जब प्राप्तियां ज़्यादा हो और व्यय कम हो तो ऐसी स्थिति को बचत का बजट कहा जाता है। तो बजट से यह 3 स्थितियां निकल के आती हैं, जिसमें संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट कहा गया है। बजट घाटे की अगर बात की जाए तो बजट घाटा, जिसे सरकारी घाटा भी कहा जाता है, से मतलब उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, बजट घाटा कहा जाता है। तो बजट घाटा बराबर हो जाता है, बजट घाटा बराबर हो जाता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। कुल व्यय में राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय शामिल किया जाता है और कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां जो हैं बजट घाटा कहलाता है। वैसे भी अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए कि जब व्यक्ति का व्यय ज़्यादा होता है और राजस्व के स्रोत या प्राप्तियां कम होती हैं तो उसे भी घाटा ही कहा जाता है। तो जब कुल व्यय ज़्यादा हो और प्राप्तियां कम हो तो ऐसी स्थिति को बजट घाटा कहा जाता है। अब बजट घाटा के प्रकार की बात अगर की जाए तो बजट घाटा के प्रकारों में मुख्य रूप से राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा
शामिल हैं। राजस्व घाटा किसे कहा जाता है? राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों की अधिकता। राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों की अधिकता, राजस्व व्यय पर राजस्व प्राप्तियों की अधिकता, इसे ऐसी स्थिति को राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा बराबर हो जाता है राजस्व व्यय जब ज़्यादा होता है और राजस्व प्राप्तियां कम होती हैं, तो ऐसी स्थिति को राजस्व घाटा कहा जाता है। इसी प्रकार से राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा एक वर्ष के दौरान किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए अनुमानित ऋणों को दर्शाता है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। अगर सूत्र की बात की जाए तो कुल व्यय, जिसमें राजस्व प्लस पूंजी व्यय की कुल प्राप्तियों उधार, राजस्व प्लस उधार को छोड़कर जो प्राप्तियों की अधिकता होती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। या कह सकते हैं राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय, जिसमें पूंजीगत और राजस्व व्यय शामिल है, माइनस उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां। उधार को शामिल नहीं किया जाता, उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां जो हैं, जिसमें राजस्व प्लस पूंजीगत प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। एक प्रकार से जितना सरकार का व्यय होता है उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा। अब प्राथमिक घाटा एक है। प्राथमिक घाटा क्या होता है? तो प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अगला जो क्वेश्चन है वह है 18 नंबर क्वेश्चन। राजकोषीय घाटा किसे कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा का सूत्र पूछा गया है। तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां। ए ऑप्शन सही है। अगर घाटे के प्रकार की बात की जाए तो बजट घाटा, बजट घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। राजस्व घाटा बराबर होता है कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। राजस्व घाटा बराबर होता है कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। अगर राजकोषीय घाटे की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां। जितना व्यय होता है, टोटल व्यय से उधार जो लिया गया है उसको छोड़कर जो प्राप्तियां होती हैं जब घटाया जाता है तो क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। जब सरकार अपनी राजस्व प्राप्तियों से अधिक व्यय करती है तो ऐसी स्थिति को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय। या कह सकते हैं राजकोषीय घाटा बराबर सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजकोषीय घाटे की संकल्पना जो है सर्वप्रथम सुखमय चक्रवर्ती ने दी थी। सुखमय चक्रवर्ती जो मौद्रिक प्रणाली पर क्रियान्वयन के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष थे, और राजकोषीय घाटा की सर्वप्रथम संकल्पना 1986 में सुखमय चक्रवर्ती समिति द्वारा दी गई थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा प्राथमिक घाटा क्या है? तो प्राथमिक घाटा बराबर होता है सकल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। तो प्राथमिक घाटा की संकल्पना 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा दी गई थी। क्या होता है? प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी जो है प्राथमिक घाटा कहलाता है। इसके अलावा प्रभावी घाटा, तो राजस्व व्यय माइनस पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन में अनुदान। प्रभावी घाटा क्या कहलाता है? जब राजस्व घाटा से पूंजी संपत्तियों के सृजन में अनुदान को घटा दिया जाता है तो उसे प्रभावी घाटा कहा जाता है। और 2011-12 में प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रभावी घाटे की संकल्पना दी गई थी। इसके अलावा मौद्रिक घाटा है, तो राजकोषीय घाटा का वह भाग जिसे केंद्रीय बैंक से लिए गए उधारों से पूरा किया जाता है, तो वह मौद्रिक घाटा कहलाता है। 1971 में अर्थोपाय अग्रिम की संकल्पना अपनाने से यह घाटा जो है अर्थहीन हो गया या समाप्त हो गया है। इसके अलावा जुड़वा घाटा, राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है। तो जुड़वा घाटा एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि जुड़वा घाटा किन दो घाटाओं से मिलकर बना होता है। तो राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा से जुड़वा घाटा बना है। तो इस प्रकार से यह घाटे के कुछ प्रकार थे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। निम्न में से किसके द्वारा बजट के घाटे को पूरा किया जा सकता है?
तो बजट के घाटे को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लिया जाता है तथा जनता से उधार लिया जाता है। जनता से जो उधार लिया जाता है वह बाजार से लिए गए उधार कहा जाता है। तो ए तथा बी दोनों सही है 19 का। 20 निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे का निहितार्थ है? तो राजकोषीय घाटे का निहितार्थ में ह्रासकारी प्रभाव, स्फीतकारी जाल, सरकारी विश्वसनीयता का कटाव, उपरोक्त सभी शामिल है तो डी सही है। अगला, बजट संतुलन में तब होता है जब, तो बजट संतुलन में कब होता है? अभी हम लोग बात कर चुके हैं जब कुल व्यय बराबर कुल प्राप्तियां होता है तो ऐसी स्थिति में बजट संतुलन में होता है। अगर व्यय ज़्यादा है प्राप्तियां कम हैं तो घाटे का बजट होगा, और अगर व्यय कम है और प्राप्तियां ज़्यादा हैं तो बजट का बजट कहलाएगा। तो घाटे का बजट कम होता है, घाटे का बजट तब होता है जब बजट संतुलन में तब होता है जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों के बराबर होता है। तो 21 का सही आंसर ए है। अगर पूछ ले घाटे का बजट कब होता है, तो जब व्यय ज़्यादा होता है और प्राप्तियां कम होती हैं तो ऐसी स्थिति को घाटे का बजट कहा जाता है। और अगर पूछ ले सरप्लस या बचत का बजट कब होता है, तो जब व्यय कम होता है और प्राप्तियां ज़्यादा होती हैं, आय ज़्यादा होती है, तो वह बजट का बजट कहलाता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, बचत का बजट वह बजट है जिसमें, पूछ ही लिया गया है, तो बचत का बजट वह बजट है जिसमें अनुमानित आय जो है ज़्यादा होती है और अनुमानित व्यय जो है वह कम होता है। तो इस स्थिति को घाटे का बजट कहा जाता है। किस ऑप्शन में है? आय ज़्यादा हो और व्यय कम हो तो बचत का बजट हो जाएगा। आय ज़्यादा हो, आय ज़्यादा है, व्यय कम है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 22। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान के अंतर को कहा जाता है। तो राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान जो है उसको प्राथमिक घाटा कहा जाता है। तो प्राथमिक घाटा जहाँ होगा वहाँ ब्याज भुगतान की बात जरूर की जाएगी। जब राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है, जो जितना ब्याज में पैसा दिया जाता है उसको जब घटा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। तो इस प्रकार से 23 का सही आंसर जो है बी है। 23 का सही आंसर बी है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक घाटा बराबर 3500 रुपये दिया है तथा ब्याज भुगतान जो है 500 रुपये दिया गया है। तो राजकोषीय घाटा तो फिजिकल डिफिसिट राजकोषीय घाटा बराबर हो जाएगा प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। तो प्राथमिक घाटा कितना है? 3500 प्लस 500 तो कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। 4000 बी ऑप्शन में दिया गया, बी सही है। अब आगे क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रम जो बजट में प्रस्तुत किए जाते हैं सरकार की नीति कहलाते हैं। जो बजट में प्रस्तुत किए जाते हैं तो राजकोषीय नीति कहलाते हैं। अगर बैंक द्वारा या आरबीआई द्वारा किए जाते हैं तो वह मौद्रिक नीति कहलाते हैं। और सरकार जो है बजट प्रस्तुत करती है। अगला खाली स्थान, पक्ष में बजटीय नीति सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को प्रकट करते हैं। पक्ष में बजटीय नीति सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को प्रकट करते हैं। तो राजस्व पक्ष में बजट नीति सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को प्रकट करते हैं। फिर खाली स्थान, प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है। किस प्राप्तियों से? तो राजस्व प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है। राजस्व प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती। 3 का हो जाएगा राजस्व प्राप्तियां। अगला 4 नंबर, उधार छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता बजट घाटा या राजकोषीय घाटा क्या कहलाता है? तो राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो 4 का राजकोषीय घाटा हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान, कर वह प्रणाली है जिसमें करों का वास्तविक भार धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। तो
तो प्रतिगामी कर वह प्रणाली है जिसमें क्या होता है, करों का वास्तविक भार जो है धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों पर कम पड़ता है। तो प्रतिगामी जो है कर है। प्रतिगामी कर क्या है, वह कर जिसमें आय बढ़ने पर कर की दर जो है वह कम होती है, तो ऐसे कर को प्रतिगामी कर कहा जाता है। और प्रतिगामी कर में कर का भार जो है निर्धन व्यक्तियों पर ज़्यादा पड़ता है और धनी व्यक्तियों पर कम पड़ता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय अनुशासन से अभिप्राय एक ऐसी नीति से है जिसमें सरकार के आय और व्यय के बीच पाया जाता है संतुलन या असंतुलन। तो संतुलन पाया जाता है। राजकोषीय अनुशासन से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें सरकार के आय और व्यय के बीच संतुलन पाया जाता है। राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, या कह सकते हैं प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान, एक कोई घाटा दिया गया होगा तो तीनों घाटा निकाले जा सकते हैं। जैसे अगर प्राथमिक घाटा दिया गया है तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान हो जाएगा, और अगर राजकोषीय घाटा दिया गया है तो राजकोषीय घाटा माइनस राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस ब्याज भुगतान हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होते हैं। तो संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं। अगर व्यय ज़्यादा है और आय कम है या प्राप्तियां कम है तो घाटे का बजट हो जाएगा, और अगर व्यय कम है और प्राप्तियां ज़्यादा हैं तो बचत का बजट हो जाएगा। अगला, ऋणों की वसूली एक प्राप्ति है। तो ऋणों की वसूली किस प्रकार की प्राप्ति है, तो ऋणों की वसूली जो है ऋणों की वसूली पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। इसके अलावा विनिवेश भी पूंजीगत प्राप्ति है, और वेतन जो है वेतन बिल, सरकार के वेतन बिल जो है वह राजस्व व्यय के उदाहरण है, और विनिवेश जो है पूंजीगत प्राप्ति के उदाहरण है। विनिवेश पूंजीगत प्राप्ति का एग्जाम्पल है, और वेतन बिल जो है राजस्व व्यय का एग्जाम्पल है। अगला 10 नंबर, खाली स्थान व्यय सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय जो है सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। पूंजीगत व्यय सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। अगला, सत्य एवं असत्य कथन पहचानना है। तो 1 नंबर है, राजस्व बजट सार्वजनिक निवेश के द्वारा जीडीपी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। राजस्व बजट सार्वजनिक निवेश के द्वारा जीडीपी समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है, गलत है। 2 नंबर, वृद्धावस्था पेंशन पर किए जाने वाले व्यय राजस्व व्यय का उदाहरण है। वृद्धावस्था पेंशन पर किए जाने वाले व्यय राजस्व व्यय का उदाहरण है। तो राजस्व व्यय के अंतर्गत कौन कौन से व्यय शामिल किए गए हैं, तो वृद्धावस्था पेंशन पर किया जाने वाला व्यय जो है वह राजस्व व्यय का एग्जाम्पल है। राजस्व व्यय के अंतर्गत ब्याज भुगतान, सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुएं, सरकार का वेतन बिल, आर्थिक सहायता जिसमें सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला धन या रुपया जो है राजस्व व्यय का एग्जाम्पल है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सभी अनुदानों को राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। तो राजस्व व्यय जो है राजस्व व्यय का मतलब उस सरकारी व्यय से है जो एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले अनुमानित व्यय से है, जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न देयता में कमी आती है, जिसमें ब्याज भुगतान, सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुएं, सरकार का वेतन बिल, आर्थिक सहायता, वृद्धावस्था पेंशन एवं छात्रवृत्ति तथा केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाले व्यय या अनुदान को शामिल किया गया है। तो 2 नंबर हो जाएगा सही। 2 नंबर क्या है, सही है। अगला 3 नंबर, धनी और निर्धन पर एक ही स्थिर दर प्रगतिशील कर कहलाती है। धनी तथा निर्धनों पर कर की दर, धनी तथा निर्धनों पर कर की एक स्थिर दर प्रगतिशील कर कहलाती है, यह है गलत। धनी तथा निर्धनों पर कर की जो एक स्थिर दर है वह प्रतिगामी कर कहलाती है। तो 3 नंबर है गलत। अगला 4 नंबर, राजकोषीय घाटे का अधिक होना इस बात का प्रतीक है कि सरकार को अधिक धन उधार लेना पड़ेगा। तो राजकोषीय घाटे का अधिक होना इस बात का प्रतीक है कि सरकार को अधिक धन उधार लेना पड़ेगा, सही है। अगला, राजस्व घाटा राष्ट्रीय ऋणों को बढ़ाता है।
तो राजस्व घाटा राष्ट्रीय ऋणों को बढ़ाता है, राजस्व घाटा राष्ट्रीय ऋणों को बढ़ाता है नहीं, राजकोषीय घाटा राष्ट्रीय ऋणों को बढ़ाता है, राजस्व घाटा राष्ट्रीय ऋणों को बढ़ाता नहीं है। क्योंकि चौथे नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि राजकोषीय घाटे का अधिक होना इस बात का प्रतीक है कि सरकार को अधिक उधार लेना पड़ेगा। तो अधिक उधार लेने का मतलब हुआ कि राजकोषीय घाटा जो है वह सार्वजनिक ऋणों को बढ़ाता है या राष्ट्रीय ऋणों को बढ़ाता है। राजस्व घाटा जो है राष्ट्रीय ऋणों को नहीं बढ़ाता है, गलत हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा गलत। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान संतुलित बजट से हो सकता है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान संतुलित बजट से नहीं हो सकता है, तो 6 नंबर गलत है। 7 नंबर क्वेश्चन, बजट का बजट वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियां उसके अनुमानित व्यय से अधिक होती हैं, गलत। जिसमें अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय जब बराबर होती हैं तो अच्छा, इसमें बजट का बजट पूछा गया, संतुलित बजट नहीं पूछा गया है। बचत का बजट, तो बचत का बजट जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से अधिक होती हैं। तो प्राप्तियां जब ज़्यादा हों व्यय कम हो तो ऐसी स्थिति को बचत का बजट कहा जाता है। प्राप्तियां ज़्यादा हों और व्यय कम हो तो बचत का बजट कहा जाता है, और प्राप्तियां कम हो और व्यय ज़्यादा हो तो घाटे का बजट कहा जाता है, और जब प्राप्तियां और व्यय बराबर हो तो संतुलित बजट कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे व्यय है और प्राप्तियां हैं, अगर व्यय 100 रुपया है और प्राप्ति भी 100 रुपया है तो क्या हो जाएगा, संतुलित बजट हो जाएगा। अगर व्यय 110 रुपया है और प्राप्ति 100 रुपया है, मतलब व्यय अगर ज़्यादा है और प्राप्ति कम है तो घाटे का बजट होगा। कितना घाटा है, 10 का घाटा है। 10 अगर ये कम हो जाता तो दोनों बराबर हो जाते। तो व्यय 110 है और प्राप्ति कितनी है, 100 है, तो यह घाटे का बजट हो जाएगा, अर्थात व्यय ज़्यादा है और प्राप्ति कम है। इसी प्रकार से अगर व्यय मान लेते हैं 110 है और प्राप्ति 150 है तो यह क्या हो जाएगा, प्राप्ति ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति को कहेंगे जब प्राप्ति ज़्यादा है और व्यय कम है तो बचत का बजट कहेंगे। पैसा ज़्यादा मिल रहा है और खर्चा कम हो रहा है तो बचत का बजट यह कहलाता है। तो इसमें बचत का बजट वह है जिसमें अनुमानित प्राप्तियां उसके अनुमानित व्यय से अधिक होती हैं। तो प्राप्तियां 110 हैं और व्यय 150 है, तो यह क्या हो जाएगा, बचत का बजट हो जाएगा। तो यह है सही। अगला 8 नंबर, प्राथमिक घाटा बजटीय व्यय को प्रबंधित करने हेतु तो सरकार की उधार की आवश्यकताओं को प्रकट करता है। प्राथमिक घाटा बजटीय व्यय को प्रबंधित करने हेतु तो सरकार की उधार की आवश्यकताओं को प्रकट करता है, गलत है। क्यों, उधार की आवश्यकताओं को सिर्फ और सिर्फ राजकोषीय घाटा प्रकट करता है। ध्यान देने वाली बात है कि उधार की बात सिर्फ और सिर्फ राजकोषीय घाटे में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की अवधि में घाटे का बजट वांछनीय होता है। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में घाटे का बजट जो है वह वांछनीय नहीं होगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में बचत का बजट वांछनीय होगा, तो यह सही गलत है, यह गलत है। अगला, पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती हैं, तो यह है सही। अब इसमें मिलान करना है, मिलान में खोजना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। प्रगतिशील कर, राजस्व व्यय, संपदा कर, राजस्व घाटा। कॉलम सेकंड में दिया गया, आय के बढ़ने के साथ साथ कर की दर कम होती है। तो आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर जब कम होती है तो प्रतिगामी कर कहलाता है, प्रगतिशील नहीं कहलाता। ये हो जाएगा गलत। राजस्व व्यय, तो राजस्व व्यय बराबर क्या होता है, तो राजस्व व्यय सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करता है। तो राजस्व व्यय सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला,
संपदा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। संपदा या संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यह भी गलत है। राजस्व घाटा बराबर क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तो यह सही है, सूत्र यह सही दिया गया है। तो राजस्व घाटा बराबर हो जाएगा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। डी सही है। अगला तो डी 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 सही है, तो डी सही हो जाएगा। यह डी का मिलान 4 से किया गया है, तो डी 4, यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह वाला ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला है कॉलम फर्स्ट से संबंधित मदों के साथ कॉलम फर्स्ट को संबंधित मदों के साथ मिलान करके कॉलम सेकंड में दिए गए विकल्पों के सही क्रम को पहचाने। विनिवेश क्या होता है? तो विनिवेश एक प्रकार से पूंजीगत प्राप्ति है। अभी बताए हैं विनिवेश पूंजीगत प्राप्ति है। तो विनिवेश ए का मिलान हो जाएगा सेकंड से, तो ए का मिलान सेकंड से सिर्फ ए ऑप्शन में दिया गया है। बाकी सी में 4 से मिला है ए, बी में 3 से मिला है ए, डी में 4 से मिला है ए। तो विनिवेश पूंजीगत प्राप्ति है। विनिवेश पूंजीगत प्राप्ति ए में दिया गया है। पूंजीगत व्यय क्या है? तो पूंजीगत व्यय जो है, पूंजीगत व्यय देखिए इसमें सब क्वेश्चन मिलाने पड़ेंगे तभी सही आंसर निकल के आएगा। पूंजीगत व्यय किसे कहा जाता है? तो पूंजीगत व्यय जो है राज्य सरकार को दिए गए ऋण, राज्य सरकार को दिए गए ऋण जो हैं पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। तो बी का मिलान हो जाएगा 3 से। इसके अलावा घाटे का बजट किसे कहा जाता है? तो सरकारी व्यय जब ज़्यादा होता है और सरकारी प्राप्तियां जब कम होती हैं, तो सरकारी व्यय जब ज़्यादा होता है और प्राप्तियां कम होती हैं तो घाटे का बजट कहलाता है, इसलिए सी का मिलान हो जाएगा 1 से। उधार किसे कहा जाता है? तो उधार जो है पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। उधार पूंजीगत जब प्राप्तियां होती हैं तो यह मिल जाएगा बी से। डी और विनिवेश मौजूदा निवेश को कम करना विनिवेश कहलाता है, तो ए का मिलान हो जाएगा 4 से, बी का मिलान हो जाएगा 3 से, सी का मिलान हो जाएगा 1 से, और डी का मिलान हो जाएगा, डी का मिलान किससे हुआ है? डी का मिलान उधार जो है वह है पूंजीगत प्राप्तियां, तो डी का मिलान हुआ है सेकंड से। तो इस प्रकार से 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 देखना किस में है? तो 4 2 ऑप्शन में है, 4 3 1 2 सी सही है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था के संबंध में जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन रहे हैं उन सब प्रश्नों का डिटेल से अध्ययन किया।